किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब प्रचार का दौर तेज है। प्रचार का दौर, और अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां लगातार चुनाव प्रचार तेज है। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में थी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार तीसरी बार बनी है एनडीए की। अब ऐसे में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने की बात कर रही है। कांग्रेस मजबूती के साथ सत्ता में वापसी की बात कर रही है। जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी, तमाम दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में क्या है हरियाणा के सियासी समीकरण, किस तरीके का चुनावी माहौल है, ये चर्चा के लिए आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के सोनीपत जिले की गन्नौर विधानसभा में, जहां हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं गन्नौर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। किस्सा कुर्सी का, अब किस्सा कुर्सी का इसलिए भी क्योंकि विधानसभा चुनावों में चंडीगढ़ की जो कुर्सी है उसको लेकर के चर्चा है। 90 विधानसभाओं से किस तरीके से आप बात करें कुर्सी, चंडीगढ़ की कुर्सी के लिए तमाम प्रत्याशी पहुंचेंगे, क्या तैयारी है कांग्रेस की, किस तरह की उम्मीदें करते हैं जनता से इस बार इस चुनाव में? देखिए, हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य पर नज़र डालेंगे, जो फीडबैक्स आ रहे हैं, कोई भविष्यवाणी बीजेपी की तरह हम नहीं करते हैं 75 पार की और आए 40। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है और जो खबरें हरियाणा के कोने कोने से आ रही हैं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बड़े प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, बहुत बड़ी हैवी एंटी इनकम्बेंसी सरकार की थी। इतनी हैवी एंटी इनकम्बेंसी थी कि मुख्यमंत्री को भी बीच में बदल के नया मुख्यमंत्री लेकर आना। लेकिन जो प्रयोग बीजेपी ने किया वो पार्लियामेंट में भी नहीं चला और असेंबली में तो अपने स्थान नाबूद होने वाले हैं। कारण स्पष्ट है, 10 साल को छोटा समय नहीं होता। 10 साल में हरियाणा आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हरियाणा आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला गया, पहले नंबर से 14वें नंबर पर आ गया। हरियाणा में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो बीजेपी की लाठियों के नीचे ना आया। आप किसान की बात करिए, किसानों को गोलियों से उड़ा दिया गया, 700 किसान बॉर्डर पे मारे गए, लाठियां भांजी गई। जब पहलवान अपनी बात ले गए तो उनको सड़कों पर घसीटा गया। जब नौजवान अपनी बात लेके गए उनको लाठियां मारी गई। अग्निवीर योजना ले आए, एडहॉक आर्मी की योजना, जिससे बहुत बड़ी निराशा हुई हरियाणा की। हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे इंडियन आर्मी के। अगर व्यापारी की बात करें तो भ्रष्टाचार से इतना तंग है, सामान्य जनमानस इतना तंग है। अगर आप बात करें शेड्यूल कास्ट की, पिछड़े वर्ग की, तो उनके लिए इन सरकार ने किया क्या है? कोई प्लॉट दिए हैं? कोई पानी की जल योजना आई है? कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। सड़कें 10 साल से टूटी पड़ी थी, कहीं से कोई विकास की झलक दिखाई नहीं दी। इसलिए लोग भयंकर रूप से इस सरकार के खिलाफ एक मन बनाए बैठे हैं और अपने गुस्से को इस विधानसभा के चुनाव में 5 अक्टूबर को निकालने जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को आप कह रहे हो कि लोग गुस्सा निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 10 साल जो उन्होंने काम करा उसकी उपलब्धि लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। वो कह रहे हैं लोकसभा में, ये उनका कहना है, इतिहास दिखा रहे थे। अभी हम जब उनके कार्यक्रम देखते हैं तो उनका कहना है कि जो इतिहास है, जो केंद्र में होता है वो प्रदेश में होता है। वो लोकसभा, उनका कहना है, तीसरी बार सरकार बनी है। देखिए, आप अगर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की बात सुनेंगे, वो तो 56 दिन की बात कर रहे हैं। आप 10 साल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे 56 दिन देखो, पिछले 10 साल छोड़ो। जो खट्टर साहब का काल था उसकी तो वो बातें नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट सारी बीजेपी नहीं कर रही है। खट्टर साहब का नाम लेने का इतना बड़ा परहेज हो गया है। तो वो तो 56 दिन की बात कर रहे हैं। 56 दिन में क्या उपलब्धि है, क्या कर दिया है? घोषणाएं की हैं, 500 का सिलेंडर। इनसे पूछिए, लोग बैठे हैं, किसी को मिला है? 100 गज के प्लॉट किसी को मिले हैं? झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के राज में मिले थे। जो भी इन्होंने कार्यक्रम किया है, घोषणाओं का पिटारा जो खोला है आखिरी 8-10 दिनों में, इतने में आचार संहिता इलेक्शन कमीशन ने भी देखा कि ये तो
पिटारे को रेवड़ियाँ बांटने लग गए हैं, उन्होंने तुरंत एडवांस किया। तो बीजेपी से हर इनके 10 साल से देख के ही तो नाराज हैं, बड़ी गलतफहमी में बीजेपी, मुश्किल से 10-15 सीट आएंगी। मैं लोकसभा की अगर बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा में से 5 लोकसभा कांग्रेस की, 5 भाजपा की, और इनमें भी अगर हम विधानसभाओं को कंपेयर करें 42 पर कांग्रेस ने लीड करी थी उन लोकसभाओं में, 4 पे आम आदमी पार्टी क्योंकि इंडिया अलायंस थी इसलिए आप 46 कहते हो, 44 पे बीजेपी थी। तो ये तो अभी भी अगर कहें लोकसभा में तो लगभग बराबर ही रही थी, तो विधानसभा में कैसे आंकड़ा आप कह रहे हैं कि बहुमत की सरकार वो किस तरीके से होगी, उसका क्या समीकरण? हर बार राजनीति के समीकरण अलग हुआ करते हैं। लोकसभा में पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती और विधानसभा में बहुमत भी नहीं लेके आए, 75 पार का नारा लगा के 40 पे रह गई। मोदी जी ने नारा लगाया था 400 पार, 240 पे निपट गई बीजेपी, अपना बहुमत भी नहीं ले पाई। हर बार के ये विधानसभा के चुनाव हैं, इनके समीकरण आप ये तो मानेंगे कि बीजेपी 10 से 5 पे आई है, ये तो मानोगे वोट शेयर 58 से 43 पे आ गया, 58% था 43% पे आया। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का ग्राफ जो 27-28% था वो हमारे गठबंधन को मिला के 47% पे पहुंच गया। तो अगर सारी बात पर लेकिन गुस्सा निकलता है स्टेट में, स्टेट पॉलिटिक्स में जो खट्टर साहब का काल रहा उससे हर वर्ग नाराज और उस गुस्सा लिए हुए बैठे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि जब बटन दबाएंगे तो गुस्से की आवाज़ आएगी। हम क्योंकि गन्नौर में बैठे हैं, चर्चा इसकी गन्नौर की करते हैं। गन्नौर में किस तरीके का माहौल देखते हैं, वो कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि 10 साल तक आप यहाँ से रहे विधायक, हरियाणा विधानसभा में स्पीकर भी रहे, हालांकि 5 साल विपक्ष में रहना पड़ा। अगर हम बात करें बीजेपी के यहाँ से विधायक थे, तो अब आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, गन्नौर का क्या माहौल है, क्या कहती है गन्नौर की ये सीट? देखिए, गन्नौर का माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। ये क्षेत्र जो है ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव का क्षेत्र है, वैसे सारे हरियाणा में उनका प्रभाव। कांग्रेस हाईकमांड ने भी जैसे अखबारों में लिखा है सीट आवंटन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को महत्व दिया है। 90 में से 78 सीट ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी मर्जी से दी। और ये इलाका किसानों का इलाका है, किसान वैसे ही परेशान थे और उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के राज को देखा है, भोगा है। जब किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ हुए, किसान की फसलों की कीमत मिली, एक एक दाना खरीदा गया, ये किसान भाई जानते हैं। दूसरी बात, ये रोजगार बहुत दिया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने। इन्होंने तो रोजगार के मामले में हरियाणा को बहुत पीछे धकेल दिया, झूठे प्रॉमिसेस करते रहे। हमने कहा हम 2 लाख देंगे। तो गन्नौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा करता, पार्टी के खिलाफ, पार्टी की नीतियों के खिलाफ हम बोलते हैं। बीजेपी के खिलाफ तो माहौल है, कैंडिडेट के हक में कोई माहौल नहीं है, सीधी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है और आप देखेंगे बीजेपी भयंकर रूप से पीछे जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आप बात कर रहे थे, उनकी एक आज वीडियो संदेश भी आया, हमारे पास एक संदेश आया था जिसमें वो कह रहे थे कि गन्नौर विधानसभा से हमारे भाई पंडित कुलदीप शर्मा का साथ दें, कोई लोग भड़का रहे हैं उन पे बात तो बना जाए, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में है। हालांकि वो भी नामांकन में भी आए थे आपके, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए, जब से हमारा चुनाव शुरू हुआ 2 बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं और 1 बार श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं। शायद ही इस परिवार से किसी एक हलके में इतनी कंसंट्रेशन उनकी हो। उनके नाम से ये कहा गया, झूठ फैलाया गया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी को बधाई दी है या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेके हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहे। अरे तुम खट्टर के साथ रहे हो 10 साल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो नाम ले, अब चुनाव में याद आ गया आपको। तो इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से जब झूठ फैलाने की कोशिश की तो मैं तो वहाँ नहीं था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा मैं हल्के में तो बाद में आऊँगा। हल्के के लोगों के नाम एक संदेश भेजा है कि मेरे नाम से जो लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं उसका जवाब यह है कि हमारा कैंडिडेट कुलदीप शर्मा है और मेरा भाई है, इसको जिताओ। ये संदेश हमने देखा, लेकिन मैं एक गन्नौर के प्रत्याशियों की भी बात करूंगा। आपके सामने मुकाबला बीजेपी से है, जब बीजेपी की
टिकटों की बात होती थी, चलो टिकट तो एक को मिलनी थी, दावेदार कई होंगे, कुछ ने नाराज होकर के भी अपना अलग नामांकन भी भरा, चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय भी। लेकिन संदेश जब हम देखते हैं, जिसको टिकट नहीं मिली वो कह रहा है कि 100 करोड़ वालों को टिकट मिल गई, पता है। और जो आपके यहाँ जो अभी तक विधायक हैं, क्योंकि अब निर्मल जो पिछले 5 साल रहे हैं, उनकी भी अभी हम एक वीडियो सुन रहे थे कि जो आरोप लगा रहा है कि 100 करोड़ वालों को टिकट मिली है, उसको लेकर के वो कह रही हैं कि उसने इतना पैसा बनाया, 17 होटल, उसकी इतनी संपत्ति, नशे का कारोबार, नशा फैलाया जा रहा है, 3 करोड़ की गाड़ी है। जो 100 करोड़ों की गाड़ियां, लग रहा है महंगी विधानसभा है ये वाली फिर तो हिसाब से। देखिए, 2 कैंडिडेट मेरे मुकाबले में चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों करोड़ों पति होंगे, बड़े बड़े पूंजीपति हैं। आपने कहा है कि बीजेपी की टिकटों पर बोलियां भी लगी हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है, इसमें हो सकता है सच्चाई हो। ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं, लेकिन हाँ, इसमें कोई दो है नहीं, जिसको टिकट नहीं मिली उसने ये आरोप लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो कल तक तो बीजेपी का झंडा, उनको बीजेपी की टिकट मिल जाए तो बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी थी, और टिकट कट गई तो बीजेपी सबसे घटिया पार्टी होगी, बीजेपी में टिकटें बिक रही। उनको टिकट मिल जाती तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी करते, टिकट नहीं मिली तो भूपेंद्र सिंह उनके माई बाप बन गए। ये सब राजनीति, ये जो बलवा खड़ा किया जा रहा है, इसको लोग समझते हैं। जहाँ तक सवाल है पूंजीपतियों का, भाई मेरे पास तो एक पूंजी है, वो है लोगों की पूंजी, ये उनके पास नहीं है। मेरे पास धन कुबेर नहीं है, इनके पास हैं, मेरे पास लोग हैं। चंडीगढ़ विधानसभा की कुर्सी में लोगों ने बिठाना। निश्चित रूप से जो 10 साल इन्होंने बीजेपी की सरकार को झेला है, और ये सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, बड़े प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, तो गन्नौर के लोग उस सरकार में अपना साझा नहीं डालेंगे, वो क्यों उस सरकार से दूर जाएंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, एक एक ईंट से मकान बनता है, एक एक एमएलए से मुख्यमंत्री बनता है। तो आप ये जब बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस से मुकाबला है, इंडियन नेशनल लोकदल वो भी कभी हरियाणा में सत्ता में रही थी। अभय सिंह चौटाला ने तो लगातार बीएसपी के साथ अगर जुड़ करके कह रहे हैं कि हम इस बार आ रहे हैं सरकार में, दावा वो भी कर रहे हैं, उनको कहाँ देख रहे हैं। जननायक जनता पार्टी भी है, हालांकि एएसपी के साथ वो वहाँ पर आई है, उनको कहाँ पर देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो इन्हीं की बात करेंगे। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का अस्तित्व समाप्त हो गया है, केवल एक सीट, थोथा चना बाजे गाना। आज बीएसपी के साथ अलायंस कर रहे हैं, पहले बीजेपी से कर लिया था, अब हलोपा से कर लिया है। इसी तरह जननायक पार्टी है जेजेपी, उनका भी कोई जनाधार नहीं रहा है, उनके सभी विधायक छोड़ के भाग गए हैं, सभी वर्कर्स भाग गए हैं, और नतीजा ये निकला है कि वो एक आज़ाद समाज पार्टी से अलायंस कर रहे हैं। मुझे कोई उनके अलायंस करने से और उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं है, दे हैव नो फ्यूचर, इसलिए लोग उनकी तरफ क्यों जाएंगे। लेकिन अलायंस की बात तो कांग्रेस की भी चल रही थी, आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस होगा, गठबंधन में आएंगे, चर्चाएं यूं चली कि 9 और 81 सीटें होंगी, फिर आया 85 और 5 सीटें होंगी, और आखिरकार आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उसके बाद अलायंस नहीं हो रहा, ये भी नहीं किया गया सीधा उम्मीदवारों का। देखिए, आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा में कोई बेस नहीं है। ये लोग तो आप हरियाणा के आप तमाम, आप हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, पहले भी बयानबाजी कर रहे थे, तो फिर चर्चा क्यों नहीं? चर्चा इसलिए थी कि भी एक नेशनल अलायंस है, इंडिया अलायंस, वहाँ पर किसी स्तर पर ये बात चली कि आप पार्लियामेंट में भी लड़े हैं, क्यों ना असेंबली आप हमें इकट्ठे लड़े। लेकिन जो उनकी मांग थी वो हमें स्वीकार्य नहीं थी, बात समझौते की नहीं हो पाई। और किस स्तर पर वो बात हो रही थी, अखबारों में हो रही थी, कहाँ हो रही थी, परंतु कांग्रेस पार्टी को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हमारा मजबूत नेतृत्व है, मजबूत नेता है और मजबूत पार्टी है। मैं एक और चर्चा करना चाहेंगे, जब विधानसभा की बातें आती हैं, ये कहा गया कि 70 से 78 सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समर्थकों को दी, 8-9 सीटें कही गई कि कुमारी शैलजा के समर्थकों को मिली, 2 सीटें रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थकों को, एक उनके बेटे को और एक उनके सहयोगी नरवाना की कही गई, 1 सीट चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे को दी गई, 1 सीट कैप्टन अजय यादव को बेटे को दी गई, बाकी का पूरा आंकड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर।
ये जो आंकड़े की बात है, अब इसके बाद जब विधानसभा की बात आती है तो चर्चा आती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री का चेहरा, कुमारी शैलजा कहती है हम भी हो सकते हैं, सुरजेवाला अपनी भी बात करते हैं, मुख्यमंत्री की कई बातें चलती हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस हाईकमांड ने ये तो नहीं कहा है कौन चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन संदेश देने की बात होती है राजनीति में। आप ही कह रहे हैं कि 90 में से 78 सीटें का आवंटन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मर्जी से हुआ है, तो जिसके साथ ज़्यादा विधायक होंगे हाईकमांड उसी को तो चीफ मिनिस्टर बनाएगा। जिसको ज़्यादा टिकट दिए हैं तो किस नीयत से दिए, समझने वाली बात है। तो फिर इस मुकाबले को क्या देखते हो? जो एक नाराजगी चलती आ रही थी उसको किस तरह देखते हो? क्या उसका कुछ नुकसान, कुछ प्लस, खासकर किस तरीके से कहेंगे? देखिए, कोई नाराजगी नहीं है, कांग्रेस एक है, सीटें बढ़ चुकी हैं, सभी नेता हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, उदय भान जी, शैलजा जी, रणदीप जी, सब एक ही, कैप्टन अजय, कुलदीप शर्मा, सब हम मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाने का अपना प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि 8 अक्टूबर को जब गिनती होगी, कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। अब मैं एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि बात हम किस्सा कुर्सी का की कर रहे हैं। 10 वर्ष तक इस गन्नौर के कारण कुर्सी में आपकी चंडीगढ़ रही, यहाँ की कुर्सी आपके पास थी, और उसके बाद आगे भी विधानसभा को लेकर के जो अब चुनाव है उसके बाद किस तरीके से देखते हैं उन 10 वर्षों में क्या रहा, बीते 5 वर्षों में क्या हुआ और आगे की क्या सोच है इस गन्नौर को लेकर के? देखिए, पहले गन्नौर के ग्रामीण विकास की बात करते हैं। यहाँ ग्रामीण बैठे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की ग्रांट चौपाल, गली बनाने, नाली बनाने के लिए हर गांव में आई। इतनी ग्रांट ना पहले कभी आई थी। एक एक गांव में 5-5 करोड़ तक की ग्रांट दी गई, और रोजगार में करीबन 1700 बच्चों को रोजगार यहां पर मिला। गन्नौर शहर का सर्वांगीण विकास हुआ, उसको शहर का दर्जा तब मिला। 4 लेनिंग हुई, लाइटिंग हुई, पार्क्स बने, स्टेडियम्स बने, स्कूल्स बने, अनेकों सुविधाएं, PHCs बनी, पावर हाउसेस बने। बहुत बड़ा विकास का एक चक्र गन्नौर में 2009 से 2014 की कांग्रेस की सरकार में। लेकिन ये सरकार आई, इंटरनेशनल मंडी आई, इन्होंने बनाई नहीं 10 साल में। अब क्या हो रहा है, सारी गन्नौर की सड़कें टूटी पड़ी। जिस गांव में आप बैठे हैं, 7 साल तक इस सड़क को इन लोगों ने झेला है। यहाँ ये नहीं पता लगता था गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। इतना बुरा हाल, पानी खड़ा रहता था, लोगों की गाड़ियां टूट गई, मोटरसाइकिल गिर गई, नीचे गिर। बिल्कुल इन लोगों ने हरियाणा को विकास के मामले में इतना पीछे धकेल दिया है कि आज जनता को इनसे कोई आशा नहीं। अरे 10 साल थोड़ा था क्या? आपने कुछ करना होता था, आपके लिए बहुत कुछ था, लेकिन आप नहीं कर पाए। अब बारी कांग्रेस की। बारी कांग्रेस की है, तो इस 5 साल को देखते क्या हो, क्या आपने प्लानिंग करी है? सड़कें, ये चीज़ें तो हैं, रोजगार की बात बार बार आती है और आप लोग भी रोजगार की बात करते हैं, लेकिन ये 5 सालों में क्या प्लानिंग है? हम बड़े मुद्दों को लेकर बात करें, इस सोनीपत को लेकर, इस गन्नौर को लेकर, इस पूरे GT करनाल की भी बात करें। ओके, देखिए, सरकार की पॉलिसी है, हमने हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, लेकिन एक संकल्प पत्र हम जारी कर चुके हैं। हमने कहा है कि 2 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, परमानेंट, विभागीय, बीजेपी की तरह ना, कौशल रोजगार निगम नहीं, टेम्परेरी, ना पेंशन ना कुछ। हमें उनको भी एडजस्ट करना है। जो कच्ची काम ये करेंगे, उन कच्चों को भी हम पक्का करेंगे। दूसरा हमने किया है कि बिजली 300 यूनिट फ्री करें, ताकि गरीब आदमी को कुछ लाभ पहुंचे। बहुत महंगी बिजली कर दी गई। तीसरा हम करेंगे 100-100 गज के प्लॉट देंगे गरीब, पिछड़े वर्ग, हरिजन, BPL परिवारों। दोबारा सर्वे करा के 7 लाख से ज्यादा, पिछली बार भी 4 लाख प्लॉट दिए थे, इस बार 7 लाख परिवार बढ़ गए हैं, 7 लाख प्लॉट देंगे। 500 का गैस सिलेंडर हम देंगे। 6,000 रुपये प्रति बुजुर्ग के जो 60 साल की उम्र पार के, उसको हम बुढ़ापा पेंशन देंगे। उसकी पत्नी है तो उसको भी बुढ़ापा पेंशन। 12,000 रुपये महीना जिस घर में बुढ़ापा पेंशन आएगी, उस घर का परिवार चलेगा। बूढ़े बुजुर्ग आदमी किसी के। इसके अलावा अपलिफ्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर,
मेट्रो का निर्माण नहीं कराया 1 इंच भी इन्होंने, मेट्रो का निर्माण करवाएंगे। इन्होंने जो हाईवेज हमने सैंक्शन किए थे 10 साल में तो कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एक जिले में नहीं खोला। हर जिले में यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कहीं यूनिवर्सिटी नहीं बनी। हमने अकेले सोनीपत जिले में 14 यूनिवर्सिटी बनाई है, 14। यहाँ पर लड़कियों का मेडिकल कॉलेज है भगत फूल सिंह, लड़कियों की अलग से यूनिवर्सिटी है कानपुर में। ये गन्नौर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ राय क्षेत्र के अंदर जिंदल लॉ स्कूल है, बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से नेशनल लॉ स्कूल है, SRM यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन है, अशोका यूनिवर्सिटी, मैं कितनी नाम गिनाऊं। डी क्रस्ट चौधरी छोटूराम के नाम से डी क्रस्ट बना, दीनबंधु, राजीव गांधी, ये सब कुछ इन लोगों ने हमने बनाया, इन्होंने खराब किया, इन्होंने संभाल नहीं की, आज लोग परेशान। हम बात करें क्योंकि अब चुनाव प्रचार की दौर शुरू हो गया। 40 स्टार प्रचारक आपकी पार्टी के भी लिस्ट जारी हुई, 40 बीजेपी के भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में आए, 3 पार्क में उन्होंने भी जब जमकर निशाना साधा तो एक बात जरूर कही, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के, इनको लेकर के आने निशाना साधा। जब हम बीजेपी के अन्य नेताओं की बात करते हैं तो एक बात की जाती है कि ये बापू बेटे की पार्टी है। ये बापू बेटे की पार्टी का संदेश हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इंद्रजीत जी हैं, हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं, उनकी बेटी नहीं हारती, तो आप ये कहेंगे कि बाप बेटी की पार्टी है। बीजेपी के 9 नेताओं के परिवार को टिकट दिए गए हैं, तो वहाँ जो ये लोग कहते थे परिवारवाद खत्म करेंगे, वहाँ नहीं दिखाई दे रहा, वो भी दिखना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो एक नौजवान है और मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, युवाओं में लोकप्रिय हैं, और पार्टी के CWC के मेंबर भी हैं, काम करते हैं पार्टी के लिए। तो इसमें बापू बेटे की कांग्रेस है। पहले ये कह देते थे कि इंदिरा नेहरू की पार्टी है। अरे इंदिरा जी का कत्ल हुआ है, उन्होंने बलिदान दिए हैं, राजीव जी का कत्ल हुआ है, उन्होंने बलिदान दिए। इन लोगों की भाषा ही ऐसी रहती है। और आज अगर प्रधानमंत्री भी इस स्तर पर उतर आए तो भगवान मालिक। प्रधानमंत्री तो कांग्रेस को लेकर निशाना साध रहे थे, उन्होंने इनके लेकर जिक्र जरूर करा। लेकिन हम एक बात करते हैं, GT करनाल रोड का इतिहास की बात करते हैं कि इसकी बेल्ट बीते समय में भाजपा के यहाँ ज्यादा विधायक थे। इस बार इस पूरे GT करनाल रोड सारे GT रोड पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई दे जाए, इस चुनाव के बाद कोई विधायक दिखाई दे जाए तो मुझे आप बात करना। लेकिन ये तो इसी GT करनाल रोड पे मुख्यमंत्री की भी विधानसभा आती है, करनाल की। मुख्यमंत्री जी विधानसभा हार रहे हैं, अब इस बार करनाल से नहीं लड़ रहे वो लाटू। हाँ, इसीलिए बदला है करनाल के। करनाल के लोगों ने 4 महीने में देख लिया, किया तो कुछ है नहीं, अब लाडवा चले गए। वो तो पॉलिटिकल माइग्रेंट हो गए हैं, टूरिज्म पे चलते हैं, कभी नारायणगढ़ हैं, कभी करनाल हैं, कभी राज्यसभा में हैं, कभी लोकसभा में हैं, कभी फिर वापस लाडवा आ गए। मुख्यमंत्री के लिए सेफ सीट ढूंढी जा रही थी, मुख्यमंत्री कहाँ सेफ रह गए। चलिए, एक बार हम आप भी बात मेट्रो को लेकर कर रहे थे। मैं मेट्रो को लेकर एक लंबी चर्चा काफी समय से सुनता रहता हूँ कि सोनीपत मेट्रो आएगी। हालांकि मेट्रो गुरुग्राम में है, मेट्रो फरीदाबाद में है, दिल्ली के बाद बहादुरगढ़ है, मेट्रो बहादुरगढ़ में भी है। सोनीपत को लेकर के बात की जाती है, मेट्रो की बात की जाती है, RRTS की रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात की जाती है। उसको लेकर के क्या प्लानिंग है और कहाँ तक किया, आप लोगों ने भी क्या सोच रखी है? चलो 10 साल उनके थे, उन्होंने तो देखिए RRTS आगे बढ़ाया, वो कह रहे हैं RRTS तो ट्रांजिट सिस्टम डेवलप, वो कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस के समय की प्लानिंग। 1 इंच मेट्रो इन्होंने नहीं बनाई। हमारे मेंबर पार्लियामेंट है सतपाल ब्रह्मचारी जी, उन्होंने कहा है कि मैं मेट्रो लेके आऊँगा। हमारी सोच में तो यह है कि सोनीपत की तरफ मेट्रो बढ़े, बीजेपी के किसी सोच में ही नहीं है। उन्होंने तो एक काम नहीं किया यहाँ पर। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम यहाँ इंडस्ट्री लेके आए हैं सोनीपत जिले में, खरखोदा के अंदर इंडस्ट्री। खरखोदा के अंदर IMT किसने बनाई थी? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में IMT बनी थी। उसमें इंडस्ट्री तो आनी ही थी। जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, एक ज़मीन रिजर्व कर दी, 1500 एकड़ ज़मीन सरकार ने IMT के लिए दे दी, तो उसमें IMT इंडस्ट्री तो आनी ही थी। इन्होंने क्या, ये कहाँ से ले आए? IMT की ज़मीन इन्होंने खरीदी थी क्या?
इन्होंने बनाई थी क्या करखोदा में IMT? ये तो हमारे किए हुए मोहर लगाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और बात करना चाहूँगा, आपके सोनीपत के ही एक विधायक सुरेंद्र पवार की बात करें, हम बात करते हैं समालखा के विधायक धर्म सिंह छोकर की बात करते हैं, हम नूह के विधायक नूह जिले की बात कर रहा हूँ, फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान की बात करते हैं। ये कई ऐसे विधायकों को लेकर के बीजेपी निशाना साधती है कि इन्होंने तो जिनके ऊपर आरोप हैं, उन्होंने राव दान सिंह को लेकर बात करते हैं कि इन्होंने तो उन तमाम लोगों को भी टिकट दे दिया है, उन लोगों को टिकट दे रहे हैं तो उनका कहना है कि ये ईडी जिनके पास ये मामले चल रहे हैं तो फिर कैसे ये लोग आगे लोगों का भला करो, ये तमाम लेकर आके उन उम्मीदवारों में भी निशाना साधा जा रहा है। देखिए ईडी एक बड़ी टूल है बीजेपी की। कांग्रेस के बड़े नेताओं का निशाना बनाना कोई नई बात थोड़ी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर बंद करके रखा। सुरेंद्र पवार का शोषण इसलिए किया गया है कि वो चुनाव के मैदान से हटे, उन पर इसलिए दबाव बनाया गया। लेकिन जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी ईडी की बात पता है आपको, उन पर भी ईडी के मुकदमे। ये बीजेपी जब वो कांग्रेस में थे तो ईडी की रेड पड़ी, बीजेपी में चलेगा, शांत हो जाएगा मामला। दूसरी बात यह है कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल अगर कभी हुआ है तो बीजेपी के राज। लेकिन एक नहीं कहीं है, मैंने नाम लिया, धर्म सिंह छोकर, सुरेंद्र पवार, दान सिंह, तो फिर आप नाम लेने पे आ गए हैं, बहुत सारे तो मैं ऐसे आप नाम लीजिए ब्रिजभूषण शरण सिंह का, डॉन माफिया, यूपी का जाना माना माफिया है, जिसने हमारी महिला विनेश फोगाट जी का और उनके साथ कौन थे यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी उनके साथ ही थे, जिन्होंने बहनों का बच्चियों का शोषण किया। वो कौन था? वो टैनी कौन था? होम मिनिस्टर बना हुआ था, जिसके लड़के ने 8 किसानों को ऊपर जीप चढ़ा के मार दिया। बीजेपी ने 9 माफियाज को टिकट दी थी यूपी में पार्लियामेंट में। ये स्टेटिस्टिक्स है, आप कोई भी उनका ग्राफ उठा के देखिए, कितने मुकदमे दर्ज हैं उनके लोगों के खिलाफ, लेकिन वो अपने को गंगा का धुला मानते हैं। बीजेपी तो में अगर समझा जाए कि सबसे बड़ा डॉन खुद बीजेपी है। चलिए एक चर्चा जरूर करना चाहूँगा, एक ये भी कहा जाता है कि कुलदीप शर्मा राजनीति के पंडित हैं भविष्यवाणी को लेकर के। एक ये भविष्यवाणी भी जानना चाहेंगे, 89 सीटें, एक तो CPIM को दे दी, लेकिन कितनी गाड़ियों पे झंडी लगने जा रही है, कितनी गाड़ियां देखिए मेरा सभा की कुर्सी पे जा रही है। देखिए वैसे जनता की मर्जी है, रिपोर्ट आपके पास हो, मैं लोगों के मूड को देखकर कह सकता हूँ कि 60 से 65 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। और झंडियां जो लगती हैं अब तो हर एक विधायक को लगने लगी, तो 60 से 65 कांग्रेस के विधायकों को झंडी भी लगेगी। 14 मंत्री भी बनेंगे, एक चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, एक स्पीकर बनेंगे, एक डिप्टी स्पीकर बनेंगे। ये तो 4 डिप्टी CM की भी जो बात थी, क्या उसको आगे देखते हैं? देखिए कांग्रेस फैसले लिया करती है, घोषणा हुई है, लेकिन फैसले लेंगे। हम अब किसी पोस्ट के पीछे नहीं है, हम सरकार बनाने के पीछे। तो बीजेपी को कितना दे रहे हो? आप तो 60-65 अपनी लिख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हम केंद्र में जैसे सरकार बनाई है, तीसरी बार तो हरियाणा में भी बनेगी, सीटें तो उनकी भी होंगी। 90 या 60-65 तो आप अपनी कांग्रेस की ही गिनवा रहे हो। उनकी मुश्किल से 10 से 15 सीट आएंगी, मुश्किल से। इनेलो, JJP, आम आदमी पार्टी, जहाँ तक इनेलो है, JJP है, आम आदमी पार्टी है, आज़ाद लोग हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। लोग कांग्रेस को चुन रहे हैं या बीजेपी को चुन रहे हैं। चलिए चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस्सा कुर्सी का एक खास कार्यक्रम जिसमें हम चर्चा करी, क्योंकि कुलदीप शर्मा जी केवल गन्नौर नहीं, पूरे हरियाणा से अगर बात करें तमाम विधानसभाओं में एक बड़ा रसूख, तमाम समर्थक इनके। और ऐसे में हालांकि प्रत्याशी, क्योंकि चुनाव तो एक विधानसभा से लड़ना है, इसलिए गन्नौर से चुनाव लड़ रहे हैं, गन्नौर से प्रत्याशी हैं। तमाम बातें इन्होंने रखी, सरकार की बातें, सरकार के दावों को लेकर के भी इन्होंने अपनी बात रखी। और कांग्रेस की जो बात की जा रही है सरकार में आने पर, वो एक आंकड़ा भी 60-65 का ये दे रहे हैं। हालांकि तय जनता ने करना है, 5 अक्टूबर को करना है।